Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज के बारे में। इस डिजीज को शॉर्ट में आप टीबी कहते हैं और हिंदी में इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलर बेसिलाई लिख लीजिए, ये ज़्यादा सटीक नाम रहेगा। बेसिलाई मीन्स बैक्टीरिया। ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज को दो और नामों से जाना जाता है। पहला, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बिकॉज इस डिजीज के होने की संभावना उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों में या ग्रुप में इस डिजीज के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा इस ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज का जो कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, इसकी खोज कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। इस वजह से इसे कोच फिनोमिना डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीबी डिजीज के टाइप्स के बारे में। टीबी डिजीज दो प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। पहला है पल्मोनरी टीबी और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी वह डिजीज कंडीशन है जिसमें लंग्स प्रभावित होते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप माना जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उनमें 70 टू 85% लोगों में पल्मोनरी टीबी ही देखने को मिलती है। और एक बात और याद रखिएगा, इंडिया के अंदर टीबी के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ये मान लीजिए टोटल ग्लोबल टीबी पेशेंट्स में से 20 से 22% इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 लोगों को टीबी है तो उसमें से 22 लोग इंडिया के हैं। तो इंडिया में ये एक बहुत ही बड़े डिजीज के रूप में मौजूद है। पल्मोनरी टीबी मोस्ट इन्फेक्टिव फॉर्म भी माना जाता है टीबी डिजीज का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये पल्मोनरी टीबी की तुलना में बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन इतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता। इसके पेशेंट्स की संख्या 15 से 25% होती है और इस प्रकार की एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में लंग्स के अलावा शरीर के दूसरे हिस्से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीबी डिजीज होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। जब भी किसी पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज होता है तो उसे 2 सप्ताह से ज्यादा कफिंग रहती है। यानी 2 सप्ताह से ज्यादा अगर किसी को खांसी है तो उसे टीबी डिजीज हो सकता है। तुरंत हमें इसके लिए टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद टीबी डिजीज के पेशेंट में हमेशा लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा और स्पेशली इवनिंग और नाइट टाइम के अंदर पेशेंट को 2 सप्ताह से ज्यादा लगातार हल्का बुखार रहेगा और रात के समय बुखार आएगा, दिन में पर्सन बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। कई बार रात के समय पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड भी लग सकती है, चिल्स हो सकती है यानी कपकपी लग सकती है, नाइट स्वेटिंग हो सकती है, रात को बहुत ज्यादा फीवर के बाद पसीना देखने को मिल सकता है। टीबी डिजीज के अंदर मोस्टली लंग्स प्रभावित होते हैं तो पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है, डिस्पनिया। इसके अलावा एडवांस स्टेज के अंदर क्लाइंट में हिमोप्टाइसिस डेवलप हो जाता है, यानी स्पूटम के साथ ब्लड आने लगता है। क्लाइंट को एनोरेक्सिया हो जाता है,
भूख नहीं लगती और खाना नहीं खाने की वजह से वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस आने लगती है। ये सभी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि एक टीबी पेशेंट में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। इस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हम सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट को वॉन पिरक्विट के द्वारा दिया गया था। इस टेस्ट को करते समय हम पेशेंट के हाथ में फोर आर्म एरिया के अंदर इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml पीपीटी को इंसर्ट करते हैं और इस एरिया पर मार्किंग करके इसे 48 से 72 घंटे बाद चेक किया जाता है। जिस जगह पर आपने इंजेक्शन लगाया है, अगर वहां पर 5 mm का इंड्यूरेशन हो जाए, यानी कि कोई रेड एंड फूला हुआ एरिया बन जाए, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट नेगेटिव है, पर्सन को टीबी नहीं है। अगर यहाँ बने चकते या इंड्यूरेशन का जो डायमीटर है वो 6 से 9 mm के आसपास है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन डाउटफुल है, हो सकता है पेशेंट को टीबी हो। और अगर ये इंड्यूरेशन या नोड्यूल 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर या इससे अधिक बड़ी हो, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट डेफिनेटली पॉजिटिव है और पर्सन को टीबी डिजीज है। एक बार फिर से समझिएगा, टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, जिसे वॉन पिरकिट के द्वारा दिया गया। इस टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट के हाथ में अंदर की तरफ यानी फोरआर्म एरिया में इंजेक्शन से 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml पीपीटी को इंसर्ट करते हैं और जिस समय इंसर्ट किया जाता है पीपीटी, उस समय डेट और टाइम नोट कर देते हैं मार्किंग के साथ उसी एरिया में। फिर इसे हम 48 से 72 घंटे बाद रीड करते हैं। अगर पेशेंट के हाथ में जिस जगह हमने पीपीडी इंसर्ट किया था वहां पर 5 mm का धब्बा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है, पर्सन को टीबी नहीं है। अगर इस धब्बे का साइज या फिर इंड्यूरेशन का साइज 6 से 9 mm है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट डाउटफुल है, हो सकता है पर्सन को टीबी हो, दोबारा से टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। और अगर यहाँ बना चकता या धब्बा 10 mm से ज्यादा है, 10 mm का है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, पर्सन को कंफर्म टीबी डिजीज है। इसी से जुड़े कुछ और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कई बार ये रिजल्ट फॉल्स हो सकता है। ये किन कंडीशन में होगा? अगर पर्सन को रिसेंटली बीसीजी वैक्सीन दिया गया है और उसके बाद आपने ये टेस्ट किया, तो वहां पर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में टीबी का इलाज हो चुका है, उसमें भी ये टेस्ट फॉल्सली पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपने पीपीटी का एडमिनिस्ट्रेशन 15 डिग्री एंगल के बजाय ज्यादा एंगल से कर दिया, यानी डीपली इंसर्ट कर दिया इसे, तो रिजल्ट फॉल हो सकता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरिया की और भी अदर स्पीसीज हैं, उनसे यदि इंफेक्शन हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव शो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से लेप्रोसी होती है, और अगर किसी लेप्रोसी वाले पेशेंट पे ये टेस्ट आप करेंगे तो फॉल्स रिजल्ट आएगा, टीबी पॉजिटिव दिखाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा से टेस्ट करने की आवश्यकता रहती है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, यानी उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके अंदर जो इंड्यूरेशन है, चकता है, वो 5 से हल्का सा ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, टीबी पॉजिटिव मानते हैं। इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि कई बार जो इंड्यूरेशन है वो 15 mm या इससे ज्यादा साइज का बन जाता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन में किसी भी प्रकार के टीबी होने का रिस्क नहीं है। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जो कि है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी हम कुछ हद तक टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं माना जाता। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम स्पूटम माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, और जिन जगहों पर स्पूटम माइक्रोस्कोपी नेगेटिव आ रहा है लेकिन चेस्ट एक्सरे अगर पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से भी हम इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं। जब भी आप पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो टीबी पॉजिटिव होने के समय उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जिसे आप स्पूटम माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। RNTCP प्रोग्राम में स्पूटम माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए ही हम टीबी डिजीज है या नहीं इस चीज का निर्धारण करते हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी के लिए स्पूटम माइक्रोस्कोपी को हम टीबी डिजीज का कंफर्मेटिव टेस्ट मानते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी। ये टीबी का कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए हमें पेशेंट से स्पूटम सैंपल लेना होता है। स्पूटम का मतलब होता है कफिंग के दौरान जो कफ निकलता है उसे स्पूटम कहा जाता है। जैसे ही पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आएगा तो पेशेंट से आप तुरंत कफ का सैंपल लेंगे, ये पहला सैंपल होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में दूसरा सैंपल लिया जाएगा, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में तीसरा सैंपल लिया जाएगा। इस प्रकार से स्पूटम माइक्रोस्कोपी करते समय 3 सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और याद रखिएगा, जब भी पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग सैंपल देना हो तो उसे प्लेन वाटर से माउथ वॉश करवाएं, रिंस करवाएं माउथ को, और फिर स्पूटम सैंपल को कलेक्ट करें। जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना बेहतर है। सैंपल कलेक्शन के लिए आपको फैल्कन ट्यूब का इस्तेमाल करना होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टीबी का सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो किस ट्यूब में कलेक्ट करना होता है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा। इसे आप फैल्कन ट्यूब के नाम से जानते हैं, फैल्कन ट्यूब। इस सैंपल को लेकर 1 या 2 सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को कंफर्म टीबी है, और इस रिजल्ट के आने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर उसमें ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी हो जाता है। और टीबी डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो डॉट्स थेरेपी द्वारा किया जाता है। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली ग्रुप ऑफ मेडिसिन के लिए दिया गया नाम है। टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए RNTCP प्रोग्राम के अंतर्गत जो ड्रग्स दी जाती हैं डॉट्स के अंतर्गत, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी जो ड्रग है वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड ड्रग को हम शॉर्ट में INH के नाम से जानते हैं। ये एक बैक्टीरियोसीडल ड्रग है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसीडल। बैक्टीरियोस्टैटिक वह ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल नहीं करती, सिर्फ उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। जबकि बैक्टीरियोसीडल वह मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। आइसोनियाजिड जो ड्रग है उसे ओरल रूट से दिया जाता है और 600 mg इसकी डोज होती है। ये मोस्ट टॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मानी जाती है। इस ड्रग के कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन से बचने के लिए हम विटामिन B6 लगातार पेशेंट को देते रहते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन भी ओरल रूट से दी जाने वाली बैक्टीरियोसीडल टाइप की ड्रग है और इसकी डोज होती है 450 mg।
यहां से अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको लेने के बाद यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, रिफेम्पसिन एकमात्र ऐसी ड्रग है जो कि बॉडी सिक्रीशंस का कलर चेंज कर देती है, यूरिन को डिस्कलर करके ऑरेंज कलर का कर देती है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड भी बैक्टीरियोसीडल टाइप की ड्रग है। इसे भी ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है और 1500 mg इसकी डोज होती है। अगर इस ड्रग को लंबे समय तक लिया जाए तो इससे हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी लीवर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप की मेडिसिन है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बैक्टीरिया को किल नहीं करती। इसे भी ओरल रूट से दिया जाता है और डोज होती है 1200 mg। इस ड्रग की वजह से आईज प्रभावित हो सकती हैं, आंखों में एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण पर्सन में रेड ग्रेन कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और याद रखिएगा, 6 साल से कम उम्र के बच्चों में यदि टीबी है तो इस ड्रग को वहां नहीं दिया जाता। लास्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाने वाली मेडिसिन है और इसे आईएम रूट से दिया जाता है। ये भी बैक्टीरियोसीडल मेडिसिन है। इसकी डोज होती है 750 mg। इस ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जा सकता। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग के कारण 8th क्रेनियल नर्व प्रभावित हो सकती है। ये पर्सन के सुनने की क्षमता को कम कर सकती है। अगर किसी क्लाइंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जा रही है तो उसमें हमेशा सुनने की क्षमता ठीक है या नहीं, इस चीज का लगातार असेसमेंट करते रहना चाहिए। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।